हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक माय चैनल। माई सेल्फ नाज़र। क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 1 to 8 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लीज गो एंड चेक। लास्ट वीडियो में हमने द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट एंड द स्प्रिट ऑफ द बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स के टॉपिक को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। एज ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंट लैंड इन कार्नावस एंड शिप। जैसे कि ट्रेडर्स अपने जर्नी किया करते थे तो वो कार्नावस या शिप के थ्रू क्या करते थे। अगर वो मतलब कि अगर वो जमीन से जाएंगे तो चैरिट वगैरह कार्नावस के थ्रू जाएंगे और शिप से समुद्र के रास्ते को तय करेंगे। पिलग्रिम्स ऑफ्टन ट्रेवल विद देम। और साथ में इनके कभी कभी क्या होता था, पिलग्रिम्स भी ट्रेवल किया करते थे इनके साथ। पिलग्रिम्स में मेन एंड वुमेन, इसमें तो या तो मेन भी हो सकते हैं या तो वुमेन भी हो सकते हैं, जो अपनी जर्नी किया करते थे और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहां पर क्या करते थे, जैसे होली प्लेसेस वगैरह पे जाते थे, वहां पे पूजा करके वहां के रिलीजियस को समझते थे। जिसमें से सबसे बेस्ट चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम सामने आया है फाजियान, जो 1600 साल पहले इस सब कॉन्टिनेंट में आया था। ज़ुआन जैंग जो 1400 साल लगभग 2000 एडी में आया था। और आई किंग जो 50 साल बाद ज़ुआन जैंग के आने के 50 साल बाद आया था। वो दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। और वो ऐसी जगहों पर जाते थे जहां पे बुद्धा से जुड़ी हुई चीजें, वो जगह बुद्धा से जुड़ी हुई होती थी, मतलब उनके जिंदगी से वो प्लेसेस जुड़ा होता था, तो वो उन जगहों पर जाया करते थे। एज वेल एज फेमस मोनास्ट्रीज, और वो लोग फेमस मोनास्ट्रीज में भी की जगहों पर भी जाया करते थे। Each of these pilgrims left an account of his journey। इनमें से क्या होता था, हर पिलग्रिम्स अपना जर्नी का एक हिस्सा, एक हिस्ट्री को छोड़ जाता था अपने पीछे। They wrote of the dangers they encountered on their travels, which often took years of the countries and the monasteries that they visited। उन्होंने इस चीजों को लिखा है जो उनको ट्रैवल करने के दरमियान जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था सालों साल, और कंट्रीज में, मोनास्ट्रीज में जहां वो विजिटेड करते थे। ऐसी कंट्रीज, मोनास्ट्रीज में विजिट करने पर उनको जो प्रॉब्लम्स होते थे, जिस तरीके से उन्होंने परेशानियों को देखा है, झेला है, उस चीजों को उन्होंने लिखा है। एंड द बुक दे कैरीड बैक विद देम। और इस तरीके से वो किताबें जो उन्होंने अपने साथ लेकर के आई हैं। हाउ फाजियान रिटर्न टू चाइना। फाजियान किस तरीके से चाइना वापस गया। फाजियान बिगिन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। फाजियान ने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी बंगाल से। ही बॉर्डेड अ शिप, उसने एक शिप को बॉर्डेड किया, बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट, जो कुछ मर्चेंट को बिलोंग करता था। दे हैड बैरली ट्रेवल फॉर 2 days व्हेन दे वर काउट इन अ स्टॉर्म। उसने सिर्फ 2 दिन ही ट्रेवल किए हुए होंगे उसको कि वो एक तूफान में फंस गया था। द मर्चेंट बिगन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज ओवरबोर्ड so as to lighten the load and save the ship from sinking। मर्चेंट क्या कर रहे थे, अपने सामानों को शिप से बाहर फेंक रहे थे ताकि शिप का जो लोड हो वो कम हो और वो सेफ बच सके और शिप डूबने से बच सके। फाजियान थ्रू अवे हिज मेयर्स पर्सनल बिलोंगिंग। तो लोग फाजियान को भी बोल रहे थे कि आप भी अपने सामान को फेंको, लेकिन वो नहीं फेंक रहा था। हाँ, उसने कुछ चीजें फेंकी थी जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग की थी, बट क्लंग टू हिज बुक एंड द स्टैचू ऑफ द बुद्धा दैट ही हैड कलेक्टेड। वो क्या किया था, जो वो बुक था अपने साथ, जो बुक लाया था उसने, और बुद्धा के स्टेटूज वगैरह को लेकर के आया था उसने, तो उसने उस सारी चीजों को नहीं फेंका था, अपनी कुछ पर्सनल चीजों को उसने फेंका था। फाइनली द स्टॉर्म सबसिडाइड आफ्टर 13 days। 13 दिन के बाद तूफान रुका, खत्म हुआ। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब द सी। इस तरीके से उसने सी को डिस्क्राइब किया। देख लेते हैं। द सी इटसेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट। समुद्र जो होता है दूर दूर तक क्या होता है, अगर हम शिप में होते हैं तो वो हमें कुछ नहीं नजर आता है, न पूरब समझ में आता है, न पश्चिम समझ में आता है। इम्पॉसिबल हो जाता है हमें समझना कि पश्चिम, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। एक्सपेक्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन, मून और स्टार्स इन देयर मोशन। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सन और मून और स्टार के मोशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इफ इट इज डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज टू स्टीयर बाय द वाइंड। अगर अंधेरा होता है, रेनी वेदर होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हवा के जरिया ही रुक
के जरिए ही हम चल सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इट टुक हिम मोर देन 19 days टू रीच जावा। उसे 90 दिन लगे थे, 90 दिन लगे थे जावा पहुंचने में। जावा इंडोनेशिया का आइलैंड है, वही है प्लेसेस। उसको 90 दिन लगा था वहां पहुंचने में। वेयर ही हेल्टेड फॉर 5 months, जहां पे उसने वो 5 महीने 5 months रहा। बिफोर बॉर्डरिंग अनदर मर्चेंट शिप दैट टुक हिम टू चाइना, और वो इस तरीके से दूसरे मर्चेंट शिप को लिया जो उसे चाइना लेके जा सकता था। ट्राई एंड ट्रेस द रूट फाजियान टुक ऑन मैप 6, पेज नंबर 77। देखिए पेज नंबर 77 में आप देखो, जो मैप 6 है वहां पे आपको क्या करना है, फाजियान ने जिस रूट को फॉलो किया था उसको आपको ट्रेस करने की कोशिश करना है। वाई डू यू थिंक ही डिड नॉट वांट टू थ्रो अवे हिज बुक एंड स्टैटूस? आप क्या सोचते हो, क्यों वो अपने साथ लाई हुई बुक्स या स्टैचू को फेंका नहीं था? मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बिगड़ी हुई है, इसके लिए सॉरी। सो नेक्स्ट है ज़ुआन जैंग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना। जो ज़ुआन जैंग था उसने क्या किया, चाइना जाने के लिए अपना रेडी हो गया, ठीक है। थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, किसके नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया के थ्रू। कैरीड बैक विथ हिम स्टैचू ऑफ द बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड एंड ओवर 600 मैन्युस्क्रिप्ट लोडेड ऑन द बैक ऑफ 20 हॉर्सेस। तो उसने क्या क्या चीजें अपने साथ कैरी की थी? बुद्धा की स्टैचू को उसने कैरी किया था जो गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड की बनी हुई थी, और उसके पास 600 मैन्युस्क्रिप्ट थे जिसके लिए उसको 20 घोड़े की जरूरत पड़ी थी उसके बैक पे लाद करके ले जाने के लिए। ओवर 50 मैन्युस्क्रिप्ट वर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन विच ही वाज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइड। और इसमें से क्या हुआ था ना, 600 में से 600 मैन्युस्क्रिप्ट में से 50 मैन्युस्क्रिप्ट वो खो दिया था जब बोट क्रॉस कर रही थी इंडस के कैप्साइड्स को। He spent the rest of his life translating the remaining manuscript from Sanskrit into चाइनीज। और उसने क्या किया, इस तरीके से अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी सिर्फ ट्रांसलेट करने में मैन्युस्क्रिप्ट को संस्कृत से चाइनीज लैंग्वेज में। सो नालंदा अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, नालंदा जो कि एक यूनिक सेंटर है बुद्धिस्ट के लर्निंग का। ज़ुआन जैंग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा। ज़ुआन जैंग था जो अदर पिलग्रिम्स थे वो अपना टाइम स्टडी करने के लिए नालंदा में स्पेंड करते थे, जो बिहार में है। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ दिस द पीरियड, ये उस वक्त का बहुत ज्यादा फेमस मोनास्ट्री था। दिस इज द हाउ ही डिस्क्राइब इट, और इसने इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है। द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। जो टीचर्स थे या मेन थे वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट एबिलिटी और टैलेंट रखने वाले थे। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसिरिटी, वो बुद्धा की टीचिंग को बहुत ज्यादा सिंसिरिटी से के साथ फॉलो करते थे। द रूल ऑफ द मोनास्ट्री आर स्ट्रिक्ट, जो मोनास्ट्री का रूल होता था वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता था एंड हर किसी को इसे फॉलो करना पड़ता था। डिस्कशन हेल्ड होता था हर दिन में, एंड जो ओल्ड और यंग होते थे वो हेल्प करते थे एक दूसरे को। लर्न जो सीखने वाले मेन होते थे जो अलग अलग सिटीज से आते थे, वो लोग अपने डाउट्स वगैरह को लेकर के यहाँ आते थे क्लियर करने के लिए। द गेट कीपर जो होता था उनसे एक क्वेश्चन पूछता था, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता था। ऐसे ही हर किसी को उस मतलब नालंदा में जाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि वो वहां पे गेट कीपर था, और उससे क्या था, वो जो भी यहाँ आना चाहता था उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता था। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दिस। अगर वो इस क्वेश्चन का आंसर देने का एबिलिटी रखता होगा तभी वो अंदर जा सकता है, अदरवाइज वो नहीं जा सकता है। तो 10 में से 7 और 8 ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते थे, आंसर दे नहीं पाते थे वो लोग। सो लिस्ट द रीजन वाई ज़ुआन जैंग वांटेड टू स्टडी इन नालंदा। आपको लिस्ट बनाना है कि रीजन बताना है, एक लिस्ट रेडी करना है कि ज़ुआन जैंग क्यों चाहता था कि वो नालंदा में स्टडी करे। नेक्स्ट है द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। This was also the time with the worship of certain deities which become a central feature of later Hinduism gain in importance। देखिए ये एक ऐसा टाइम था जब डिटीज की मतलब पूजा की शुरुआत हो रही थी, और उस वक्त हिंदुइज्म में ये एक सेंट्रल फीचर बन गया था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल कर लिया था। दिस डिटीज, और इस डिटीज में क्या होता था, शिव, विष्णु और दुर्गा माँ वगैरह की, जैसे दुर्गा की वगैरह की पूजा की जाती थी।
दिस डिटीज वर वर्शिप थ्रू भक्ति, और ये इन डिटीज की पूजा जो होती थी वर्शिप भक्ति के जरिए की जाती थी, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी उस टाइम में। भक्ति को जनरली तौर पर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंसान अपनी मर्जी से अपने गॉडेस को चूसता है, और ये हर कोई चूज कर सकता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, या फिर वो हाई क्लास का हो या लो क्लास का हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, हर कोई इसके भक्ति के रास्ते को अपना सकता है और इसे फॉलो कर सकता है। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवत गीता, और इस भक्ति का आइडिया जो है भगवत गीता में मौजूद है। ये सैक्रेड बुक है हिंदूज का, जिसमें विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत, और ये जो महाभारत का पार्ट है जिसे हम चैप्टर 11 में देखेंगे। इन दिस कृष्णा द गॉड, जो कृष्ण है गॉड है, वो अर्जुना को आस्क करते हैं, पूछते हैं ही इज डिवोटी, अर्जुना कौन होता है, इनका दोस्त होता है, टू अबेंडन ऑल धर्मास एंड टेक रिफ्यूज इन हिम। वो क्या कहते हैं उनसे कि तुम सारी धर्म वगैरह को छोड़ दो, सब चीज को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें फ्री करूंगा सारी बुरी चीजों से, तो मेरी शरण में आ जाओ। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप, तो इस तरीके के वर्शिप जो थी बहुत ज्यादा स्प्लिट हो चुका था, फैल गया था कंट्री के अलग अलग हिस्सों में। दोज हु फॉलो द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फेसाइज्ड डिवोशंस एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडेसेस। सो जो इस तरीके के भक्ति के सिस्टम को फॉलो करते थे वो इंडिविजुअल तौर पर अपने गॉड और गॉडेस का सिलेक्शन करते थे, और वो क्या करते थे, इसमें किसी भी चीज का सैक्रिफाइसेस का जरूरत नहीं होता था। According to this system of belief, if a devotee worship the chosen deity with a pure heart, इस सिस्टम के मुताबिक अगर कोई डिवोटी, अगर कोई मानने वाला है किसी चीज को, मतलब तो उसे क्या अगर वो दिल से, पूरे दिल से उस चीज को मान रहा है, ठीक है, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि वो एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में हो सकता है, लायन, ट्री, या और भी फॉर्म में हो सकता है। वंस दिस आइडिया गेन एक्सेप्टेंस आर्टिस्ट, और इस तरीके का जब आइडिया फैला तो आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा हुआ, मतलब चेंज आया, और वो आर्टिस्ट के लिए एक मौका हुआ, उसने बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, मतलब खूबसूरत इमेजेस वगैरह इन देवी देवताओं की, मतलब ब्यूटीफुल इमेजेस बनने लगे, पिक्चर्स बनने लगे थे। सो राइट साइड में कुछ दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं उसे। विष्णु एज वराहा, विष्णु ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेटिव है एज वराह का। एंड इमेज फ्रॉम ईरान, मध्य प्रदेश, ये जो इमेज हम देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश ईरान की जगह इसका है। दिस मैग्निफिकेंट स्टैटू इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु द वराह और बोर। ये जो स्टैचू है वो एक स्पेशल फॉर्म है विष्णु का, वराह और बोर। अकॉर्डिंग टू द पुराणास के मुताबिक, जिसे हम चैप्टर 11 में देखेंगे, विष्णु टुक द शेप ऑफ अ बोर इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ। विष्णु ने क्या किया था, एक बोर का शेप धारण कर लिया था पूरे दुनिया को बचाने के लिए, विच हैड संक इनटू द वाटर, वरना वो पानी में डूब जाता। हियर द अर्थ इज शोन एज अ वुमेन, और इस अर्थ को यहाँ पे एक वुमेन के में दिखाया गया है। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी मेरी लेक्चर। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो और आप इससे चीजें समझ पा रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।